देखिए भाई, जितने भी स्टूडेंट कल गणित का पेपर देने जाने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपने जो कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन आज की इस वीडियो पर मैं 801 LO कोड जो बताने वाला हूं, इस कोड के आपको मैं प्रश्न जब बताऊंगा तो भाई साहब आप ये कहेंगे ये वही प्रश्न थे जो आपने सर हमें कल बताए थे वीडियो में। तो भाई मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आपको पूरी वीडियो देखनी है, जिससे कि इस वीडियो के जो भी प्रश्न मैं बताने वाला हूं विद सॉल्यूशन के साथ में यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि जो भी प्रश्न आपके हैं उनका विद सॉल्यूशन यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। इस गणित के पेपर को अगर आपने पेपर से पहले 1 घंटे पहले पूरा वीडियो देख लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप लोग इजिली 70 में 60+ मार्क्स इजिली स्कोर करके आने वाले हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। तो बात करने वाले हैं गणित के पेपर की। तो वही चीज होती है स्टार्टिंग में कि 3 घंटे 15 मिनट में पेपर गणित का पूरा करना रहता है, और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं उसको भी आपको बताएंगे। और जो स्टार्टिंग के 15 मिनट दिए जाते हैं वो जो भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको भी पेपर पढ़ना है। 70 अंक का हमारा पूर्णांक होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप सब लोग देख सकते हो, जो चीज़ें नीचे दे रखी हैं, जैसे कि खंड बा जो होगा वो 50 अंक का आएगा। ठीक है, और जो खंड आ आएगा उसमें सभी के सभी आप लोगों के प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको OMR सीट में देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की, खंड आ की। चलिए सबसे पहले देखिए हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है। अब प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक शून्यतर, ठीक है, एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखो सबसे पहले आपने प्रश्न को पढ़ा और आपको एक चीज समझ में आ गई कि एक शून्यतर जो परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या जो होती है शून्यतर, उन दोनों का भागफल क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या दे रखे हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो पहले वाले का जो राइट आंसर आपको लगा लेना है, एकदम बिल्कुल ये सही होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो इस टाइप के प्रश्न को आपको ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं अगर आप इनमें दिमाग लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा क्वेश्चन। और आपको केवल एक राइट आंसर इसका याद रखना है कि शून्यतर परिमेय संख्या और शून्यतर अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो एक अपरिमेय संख्या निकल करके आती है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब भैया आपको ये बताना है इनमें से सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। देखो अब इस प्रश्न को मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे आपको समझना है। देखो ध्यान से, ये प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाला है। देखो सबसे पहले कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। देखो वह संख्याएं जो केवल स्वयं से या किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5 और 15 कट जाएंगे आपस में, और ये भैया 5 से भी कट जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 7 और 21 देखोगे तो ये 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, 31 और 93 देखोगे तो 31 और 93 एक दूसरे से भागफल हो रहे हैं, यानी दोनों विभाजित हो रहे हैं। 7 एकम 7, 7 3 21, 31 एकम 31, 31 तिहाई 93, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। लेकिन 18 और 25 में ऐसा कोई केस नहीं बन रहा है कि 18 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 25 आ जाए। तो इसी वजह से यहां पर देखो लिखा हुआ है वह संख्याएं जो केवल स्वयं से या किसी एक संख्या से विभाजित तो नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कोई दो ऐसी संख्या आपको दिख जाए जो एक दूसरे से विभाजित ना होती हों, तो भैया आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पर हमारा यही राइट ऑप्शन होगा, यही हमारी अभाज्य संख्या होगी। मतलब कि एक संख्या और दूसरी संख्या आपस में कटे ना, मतलब कि 18 को अगर हम 25 से काटेंगे तो कट नहीं रहा है। ठीक है, और अगर हम 5 को 15 रखेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 7/21 देखिए, 7 एकम 7, 7 3 21, 31 93 देख लीजिए, 31 एकम 31, 31 तिहाई 93। लेकिन अगर हम 18 25 को करें तो 18 एकम 18 और 25 कहीं भी नहीं कट रहा है, तो यही बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इस प्रश्न में ये जो प्रश्न दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2020 में हालांकि ये आ भी चुका है, ठीक है, और आपसे मैं गारंटी ले रहा हूं कि जो प्रश्न बता रहा हूं नोट कर लेना, पेपर में छपने वाले हैं। तो निम्न प्रश्न में मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बात करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए लिखा है चित्र में एक त्रिभुज है AHK और एक और त्रिभुज है ABC। कह रहे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसमें AK बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, BC बराबर 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर और HK बराबर 7 सेंटीमीटर और AC का मान फिर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा दे रखी है, चौथी भुजा का मान पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए समझिए। सबसे पहले ये आपका फिगर है, कुछ इस तरीके का फिगर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके दो त्रिभुज हैं। सबसे पहले आपका एक ये त्रिभुज हो गया ABC, दूसरा होगा AHK। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। समरूप हैं क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिखाई दे रही है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब संगत भुजाएं मान लीजिए क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अब देखो ये त्रिभुज आपका है, एक ये त्रिभुज है। जैसे BC भुजा, BC की संगत भुजा HK हो गई, ठीक है। BC की संगत भुजा क्या हो गई, HK हो गई। AB की संगत भुजा क्या हो गई, AK हो गई। और AC की संगत भुजा क्या हो गई, AH हो गई। तो ये संगत भुजाएं हो गई और ये सभी समानुपात में है। समानुपात क्या होता है, ये होता है समानुपात। अब सभी के जब आप मान रखोगे ना, सभी के मान रखोगे तो भैया AC का जो मान आपका निकल करके आ जाएगा वो 5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। AK का मान आप रख दोगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। AC हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको जो चीज़ ज़रूरत है वो हमारी AC है, ठीक है। और हमको एक चीज़ का मान दे रखा है, HK और BC का मान दे रखा था, ठीक है। तो हम इसको ना लेकर के इस वाले पोर्शन को लेंगे और इनमें इन दोनों के मान को पुट कर देंगे और AC का मान फिर इस तरीके से आपका 5 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 4 नंबर। अब इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन 5 सेंटीमीटर कहाँ पर है भाई, तो ऑप्शन में कहीं 5 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे, ऐसा करो 5 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन बना लो, ये 5 सेंटीमीटर आपका राइट हो जाएगा, ठीक। कोई भी एक ऑप्शन आप बना सकते हो। तो जिस तरीके से मैंने बताया ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाला है, बस आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न आपका त्रिकोणमिति से लिया गया प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। बात करेंगे tan थीटा बराबर 1/b दे रखा है और ये एक समीकरण है कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे में b sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो राइट ऑप्शन बताएंगे कौन सा आपका होगा, लेकिन इससे पहले सॉल्व कैसे करोगे बात करेंगे। देखो सबसे पहले tan थीटा का मान कितना दे रखा था, a/b दे रखा था, ठीक है। यहाँ पर ये समीकरण हमको दे रखी थी। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो समीकरण दे रखी है और ये जो समीकरण दे रखी है, इसके ऊपर नीचे हम cos थीटा का भाग कर देंगे। ये क्यों करेंगे ये मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। जब ऊपर नीचे cos थीटा का भाग कर देंगे तो एक वैल्यू हमको प्राप्त होगी tan में। क्या प्राप्त होगी अभी मैं बताऊंगा। तो जब cos थीटा को अलग अलग करोगे तो b sin थीटा बटे cos थीटा माइनस a cos थीटा बटे cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। पूरे का अपॉन कर लोगे, फिर ये देखिए 20 sin थीटा बटे cos थीटा आ गया, ठीक है। ये a cos थीटा बटे a cos थीटा आ गया। अब देखो ऊपर से cos कैंसिल हो गया, ये नीचे से cos कैंसिल हो गया, आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पूरा है ना sin थीटा, ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, सभी को पता है कि tan थीटा होता है। तो ये b tan थीटा माइनस का बना लेगा, b tan थीटा प्लस का बना लेगा, ठीक है। अब tan थीटा बराबर a/b दे रखा था, सभी को पता है। तो भैया यहाँ पर b तो b रहेगा। अब tan थीटा की जगह a/b रख देंगे, वहीं पर यहाँ पर भी a/b रख देंगे। ये b से b कैंसिल हो जाएंगे और a माइनस b a प्लस b आ जाएगा, चूंकि a माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस b 2a हो जाएगा और ऑल टोटल 0 इसका आंसर आ जाएगा। एक हमने स्टेप बताया है, स्टार्टिंग से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर 0 वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और नोट भी आपने कर लिया होगा। आपको पूरा पेपर देखना है, गारंटी है इससे बाहर पेपर में आपके इस सेट से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। आगे के क्वेश्चन देखेंगे, आपको बताते हैं।
तो चलिए 5 नंबर प्रश्न पर आप नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्न प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए। अब भैया यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न है कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि क्या है, कुछ तरीके से क्वेश्चन होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर ए बराबर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दे रखा था, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई साहब, आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। ये फार्मूला आपको अच्छे से एकदम याद कर लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। ये आपको याद कर लिया। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे, इज इक्वल टू 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 1/2 इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस का 1, ठीक है, 2 माइनस का 1/2। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1/2 आ जाएगा। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, क्योंकि मैंने जिस तरीके से लिखा है, समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हालांकि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला, इसको टिक लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी स्टूडेंट कि बिंदुओं माइनस का 1,3 तथा 5,2 के बीच की दूरी होगी। तो भैया इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बीच की दूरी का प्रश्न 101% एक आपके पेपर में आने वाला है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को देखिए। सबसे पहले देखिए ए बिंदु और बी बिंदु, 2,-3, ठीक है, पहला ए बिंदु हो गया। बी बिंदु क्या हो गया भैया? 1,1, ठीक। अब ए जो हमारा बिंदु होने वाला है, इसमें 2 हमारा x है, ठीक है, -3, y1 है। और यहीं पर अगर हम दूसरे बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो 1,1 थे, जिसमें एक हमारा x2 था और दूसरा एक हमारा y2 बन गया। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब समझने वाली बात यह है कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपका ये होता है, ये फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट, ये होता है दूरी का फॉर्मूला। यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे x2 बराबर हमने 1 रख दिया, x1 बराबर हमने 2 रख दिया, ठीक है, x2 बराबर 1, x1 बराबर 2, ठीक है, x2 बराबर 1, x1 बराबर 2 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर y2 बराबर 1 और y1 बराबर 3 रख दिया, वो भी माइनस का। इन सभी को जब आप फॉलो कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा d इज इक्वल टू 17। ये इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें 7 नंबर की, तो देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस k इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है, तो भैया आपको k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में 100% आपको जरूर एक प्रश्न ऐसा जरूर देखने को मिलेगा जिसमें एक समीकरण दे रखी होगी और एक मूल दे रखा होगा और आपसे k का मान पूछ देगा, ठीक है। अब k की जगह कुछ और भी आ सकता है, p, q, n, t, v, जो भी हो सब आ सकते हैं, ठीक है। मेनली एक समीकरण होगा, एक मूल होगा और कुछ पूछ लिया जाएगा k, p का मान। यहाँ पर k का पूछा गया, तो चलिए बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान से देखना एकदम इस वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रश्न को कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए एक द्विघात समीकरण हमको क्या दे रखी है भैया, x स्क्वायर माइनस का 4k प्लस k इक्वल टू 0। सभी स्टूडेंट देखिए ये हमारी द्विघात समीकरण थी। अब देखिए द्विघात समीकरण में एक मूल हमारा 6 दे रखा था। अब ये जो हमारा 6 है, ये एक मूल है। मूल कहने का मतलब ये है कि भैया x का जो वैल्यू है वो हमको 6 रखना है इस समीकरण में। जहां जहां पर x है वहां 6 रख देंगे और k का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो x स्क्वायर था ना, तो 6 स्क्वायर हो गया, बाकी वही हो गया सारा। अब ऐसा जब आप पूरा सॉल्व करके लाओगे, इसको सॉल्व करोगे और ठीक है इजी करते लाओगे, तो भैया k बराबर आप लोगों का निकल के आएगा 12, ठीक है। k बराबर कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा, यानी 12। तो बस यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 12 कहाँ दे रखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से एक प्रश्न आपको सॉल्व करके जाना पड़ेगा इस टाइप का। 100% श्योर हूं, 101% आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, चलिए यदि किसी बारंबारता बंटन का मान दे, कितना दे रखा है 20.5
और माध्यिका 20 है तो आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुत मतलब कह सकता हूँ आसान क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रश्न ऐसा आ सकता है, ठीक है, परीक्षा में 100%। देखो, सबसे पहले आप लोग जब बहुलक ज्ञात करने की बात आए तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है क्या क्या दे रखा है। तो प्रश्न में देखिए क्या दे रखा था, माध्य दे रखा था, माध्यिका दे रखी थी, दो चीज़ें दे रखी थी। तो भैया जब माध्य माध्यिका दे रखी हूँ और आपसे बहुलक पूछ दे तो आपको ये फार्मूला लगाना है, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ठीक है। अब जो भी आपकी माध्यिका है वो आप रख देंगे, जो भी आपका माध्य है वो आप रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि बहुलक इज इक्वल टू 3, आपकी जो माध्यिका वो 20 दे रखी थी, माध्य आपका 20.5 दे रखा था, ठीक, इधर दिखाते हैं, माध्य 20.5 दे रखा था। अब जब 3 गुना के 60 आ जाएगा, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 20.5 से करोगे तो 41 आ जाएगा, राइट आंसर आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखोगे आप लोग तो 19 आपका सी नंबर पर दे रखा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न और इतना इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए मेहनत करके बनाया जाता है, पूरी वीडियो देखनी है। और मैं आपको शाम को भी एक इंपॉर्टेंट पेपर देने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप लोग। उस पेपर को देख लीजिए, इस पेपर को देख लीजिए, पेपर एकदम 70 में 70 आपका पक्का कर देंगे, ठीक है। 9 नंबर की बात करें, 1 से 10 तक, यानी 1 से लगा करके 10 के बीच में, या फिर कह सकते हो 1 से लगाकर 10 तक की सम संख्याएं कितनी होती हैं, तो लगभग 5 सम संख्याएं होती हैं, उनका आपको समांतर माध्य निकालना है। तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारी 1 से 10 तक की सम संख्याएं कितनी हैं। तो टोटल सम संख्या हमारी 5 हैं। कौन कौन सी? 2 हो जाएगी, 4, 6, 8, 10। आप लोग स्वयं देखो, 1 से लगाकर 10 तक गिन लो। 2, 4, 6, 7, 7 तो होगा नहीं, 2, 4, 6, 8, 10 ही होंगी सम संख्याएं। अब इन सम संख्याओं का भैया समांतर माध्य आप सभी लोगों को निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे देखो, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है समांतर माध्य इज इक्वल टू पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ये आपका समझ में आ गया। पदों का योग निकालोगे तो भाई साहब आपका सभी को जोड़ देना है, जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। पदों की संख्या कितनी है? टोटल 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो 5 रख देंगे। 5 1 5, 5 6 30, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 यानी 6। इस तरीके से आप लोग बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर विषम संख्या वाला प्रश्न आ जाएगा तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन, एक बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है और आधार की त्रिज्या बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए 2025 के एक सेट में रखा हुआ है। आपको प्रश्न तैयार करके जाना है और आपको प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं तो आधार की त्रिज्या है ना, आधार की त्रिज्या बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। सबसे पहले देखो बेलन का आयतन क्या होता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब अनुपात जब निकालोगे तो बेलन का अनुपात बटे शंकु का अनुपात। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं, ठीक है। बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं, आधार की त्रिज्या भी बराबर है। तो देखो सब जो चीज़ बराबर है वो हमारी क्या है, ऊंचाई बराबर है। H1 H2 R1 R2। H1 हमारी किसी को भी मान सकते हो, H2 हमारी किसी को भी आप मान सकते हो। अब मतलब ये है कि इनकी त्रिज्याएं और ऊंचाइयां बराबर हैं। तो बस क्या करोगे, इनके जो भी सूत्र हैं ऊपर नीचे रख दो। भैया देखो रख दिए हमने ऊपर नीचे सूत्र। अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये वैसे ही के वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। अब पाई से पाई भी कट जाएगा तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 1/1/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा सिंपल से, तो आंसर 3/1 आ जाएगा। तो बस मेनली जो आंसर निकलेगा वो 3 निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3:1, क्योंकि यहाँ पर हमसे अनुपात पूछा गया था, ठीक है। तो अनुपात कितना निकलेगा, 3:1 निकलेगा, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 11 नंबर प्रश्न की देखते हैं, यानी 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है
तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसको ज्ञात करने के लिए जो आपका फार्मूला होता है, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपका एकदम सिंपल फार्मूला होता है 2πr/h। कभी कभी सिंपल से प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं और ये वाला प्रश्न आपको 2025 के हर एक सेट में रखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ईजी प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न हर जगह उपयोग में आता है बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए ये प्रश्न आपको लगभग सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है, एक लंबवृत्तीय कोई शंकु है ना। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा उसकी वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी त्रिज्या ऊंचाई बराबर है। देखो ये प्रश्न मैं आपको जब तक दिखाऊंगा नहीं ना तब तक समझ में नहीं आने वाला प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखो क्या है। देखो सबसे पहले एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक की ऊंचाई बाद में देखेंगे, सबसे पहले समझो जो आप लोगों का जो शंकु है उसकी जो चित्र है वो कैसा आप लोगों को बनाना। देखो सबसे पहले इस तरीके का फिगर आपको बनने वाला है, ठीक है, इस तरीके का फिगर बनने वाला है, क्योंकि जो हमारा शंकु है वो ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है ना, नीचे तो वैसे भी इसी तरीके का होता है, तो ये ऊपर से शंकु हमारा कटा हुआ है, छिन्नक के प्रकार का है, जैसा छिन्नक होता है वैसा ही है ये कुछ। तो कह रहा है कि ऊंचाई है ना, छिन्नक की ऊंचाई जो दे रखी है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब कि ये जो आपकी ऊंचाई है छिन्नक की ये 16 सेंटीमीटर है, यानी ये चीज़ छिन्नक की कितनी है 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ये ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है। हमसे कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी भैया इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। यानी अगर हम बात करें तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो 2 गुना कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर, यानी अगर हम पूरे की बात करेंगे तो 16, हाफ कर देंगे तो 8, तो ये पूरा हमने मान लिया 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए तथा 20 सेंटीमीटर है, यानी भाई साहब अब देखो जो नीचे वाली त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, वैसे ही इसको अगर हम पूरा कर देंगे यहाँ से लगा करके एकदम यहाँ तक, तो ये पूरा हमारा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम लोगों को क्या निकालना है, ये ऊंचाई निकालनी है, ये ऊंचाई, तो इसको निकालने के लिए केवल हम इस वाले इसको हम लोग इसको प्रयोग करने वाले हैं, इसको हम लोग हटा देंगे, बाहर ये भाड़ में जाए मान लो, ठीक है, केवल इसको देखने वाले हैं। अब समझेंगे यहाँ पर ये कि भैया ये अगर हमें पता है, ठीक है, अगर हमें ये OA पता हो जाए, ये हमें OA पता हो जाए, और क्योंकि ये हमें तो पता ही है पहले से, क्योंकि इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो ये तो हमें 16 सेंटीमीटर पहले से ही पता है, ये पता हो जाए तो हम ये L लंबाई निकाल लेंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है तिर्यक ऊंचाई को निकालने का, जो कि आप लोगों का होता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि भैया कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर में होता है, सेम वही चीज़। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो लंबाई स्क्वायर में होती है ना, ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई, इसको हम स्क्वायर के इधर भेज देते हैं तो ये रूट में आ जाती है, बस वही हमने कर लिया यहाँ पर। अब सबसे पहले समझो यहाँ पर हमको OA कैसे निकालना है। OA कैसे निकालोगे, देखो चूंकि OA और BC ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ही दे रखा था ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये दोनों जब आपस में बराबर हैं तो इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ दोगे, ठीक है, और इससे घटा दोगे, ठीक है। अब घटाओगे कैसे, देखो 16 को जब पूरे से घटाओगे, 16 को जब पूरे से घटाओगे तो 24 निकलेगा। अब देखो ये जो दोनों को जोड़ोगे ना तो ये इसका ही मान है, ये इन दोनों का ही मान, ठीक है। क्यों समझे, कैसे समझे, देखो ये पूरा था, इसको हटा दो और इसको हटा दो तो ये तो इसके बराबर आ गया ना। तो वही चीज़ है कि इन दोनों को जोड़ दोगे तो भाई साहब आप लोगों का 24 आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता था कि दोनों बराबर हैं तो इनका आधा आधा कर दोगे तो 12 दूना के 24, यानी 12 को 2 गुना 24 होता है, यानी एक भुजा OA हमारी 12 निकलेगी, ठीक है। तो वही OA हमारी 12, BC भी हमारी 12 आ जाएगी। अब हमको OA पता चल गई है और इसकी ऊंचाई AD की 16 पता ही थी, तो इन सभी का मान रख देंगे, OA बराबर 12, AD बराबर 16, और इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो लगभग आप लोगों का L बराबर √40 निकलेगा, जिसको अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो 20 निकल के आ जाएगा। बस यही इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारा राइट आंसर 20 सेंटीमीटर इसका निकल के आ जाएगा। अगर प्रश्न नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो को दोबारा एक बार रिवर्स करके देख लेना, प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न की। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला भैया
पढ़ेंगे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर और AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर तो AD का मान आपको ज्ञात करना होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर में ये जो DE खींचा गया है ना, ये BC के समांतर खींचा गया है, यानी ये DE BC के एकदम समांतर खींचा गया है। अब कहने का मतलब मेरे पता क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है भाई साहब कि जब भी कभी मान लो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज बड़ा है, ठीक है, अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो AD कुछ इस प्रकार से निकलेगा और ABC कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ये छोटा वाला AD हो जाएगा, बड़ा वाला ABC। लेकिन अगर देखोगे तो भाई साहब इनकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी थी, समांतर थी। तो जब भी कभी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है, और उनके कोण, एक कोण क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि इसमें भी वही कोण आ रहा है, इसमें भी वही कोण आ रहा है, तो भाई साहब वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, ये हमारा ABC त्रिभुज था, एक ही ADE त्रिभुज था, इस ADE की भुजा DE और इस त्रिभुज ABC की भुजा BC आपस में कैसी समरूप समांतर हैं। तो क्या होगा, जब DE और BC आपस में समांतर हैं, इस वजह से समरूप तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनकी संगत भुजाओं भी समानुपात में होती हैं। तो अगर हम देखें तो AD जो हमारी होगी वो BD के समानुपात में हो जाएगी, AD जो होगी वो BD के समानुपात में हो जाएगी और AE हमारी EC संगत भुजाएं समानुपात में हो जाएंगी। तो AE हमारी EC के समानुपात में हो जाएगी। यानी जब भी कभी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, एक कोण बराबर होता है, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो जाती है, जैसा कि वो देख सकते हो गई। अब सिंपल कुछ नहीं करना, सभी में मान पुट कर देना है। AD हमको ज्ञात करना है, 7.2 रख देंगे, क्योंकि भाई साहब BD का मान देखो 7.2 दे रखा था, AE का मान 1.8 दे रखा था, EC का मान 5.4 दे रखा था। सभी के मान हमने भैया पुट कर दिए, देख लो यहाँ पर। और कुछ इस तरीके से जब आप और ज़्यादा सॉल्व करना जानते होगे तो AD का मान 2.4 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया मैंने देख सकते हो। AD बराबर अगर आप देखोगे तो बहुत आसान होता है सॉल्व करना, ठीक है। इस 7.2 को इधर ले जाओगे तो 1.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5.4 नीचे रह जाएगा। इस दशमलव से दशमलव हटाओगे हट जाएगा। 18 एकम 18, 18 तिक चौके, 18 तिक 54 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, ठीक है, 3 दुना के 6, फिर दशमलव लगाओगे 3 चौको 12। आंसर आ गया AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। जिन लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है, कैलकुलेशन पर भाई साहब ध्यान दीजिए, तभी जाकर के कुछ बात बनने वाली है, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते जाइए, पेपर में आप बिल्कुल मस्त एकदम अच्छे नंबर लाने वाले हो। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न हमारा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सारवांतर -4 है, समांतर श्रेणी का सारवांतर यानी भाई साहब D बराबर -4 है, हमको 10वां पद -8 दे रखा है, यानी कि T10 बराबर -8 दे रखा है, तो श्रेणी का प्रथम पद यानी A हमको ज्ञात करना है। सारी चीज़ मैंने बता दी, अब सिर्फ इतना काम करना है कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है ये सीख लो। देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है कि nवा पद, जो भी पद हमको ज्ञात करना है उसके लिए फार्मूला लगाते हैं A + n-1, वो भी ब्रैकेट के अंदर, इंटू में D। A हमको पता है प्रथम पद है, n हमारी पदों की संख्या है, D हमारा सारवांतर है। सारवांतर हमको पता है -4 दे रखा है, A हमको ज्ञात करना है, n हमारे पदों की संख्या है जो कि 10 है, और T10 यानी जो हमारा 10वां पद है वो हमको कितना दे रखा था भाई साहब 8 दे रखा था, वो भी माइनस का, ठीक है। अब जब पूरा सॉल्व कर लोगे ना, अब देखो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, मैं बताऊंगा नहीं, पूरा सॉल्व कर लोगे तो A बराबर आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। आप पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक स्टेप कहीं मिस्टेक को सॉल्व करने में तो आप इसको देख लेना, ठीक है। हालांकि जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, फार्मूला बता दिया और एक एक चीज़ बता दी, कौन कौन सा पद है, कहाँ है, सारी चीज़ें बता दी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा 100% आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कि बिंदु दे रखा है एक हमको, -3,4 को एक बिंदु है। अब इस बिंदु की x अक्ष से
दूरी क्या होगी ये बताना है। एक नंबर का प्रश्न आते सारे, लेकिन होते इंपॉर्टेंट है, थोड़े से सॉल्व करने में दिक्कत आती है, मैथ पेपर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जब भी कभी प्रश्न आ जाए एक्स अक्ष से दूरी बताओ, कोई एक बिंदु दे दे, वाई अक्ष से दूरी बताओ तो एक कोई बिंदु दे दे, जैसे सिंपल है, एक हमको कोई एक बिंदु दे दिया गया, ये सिंपल से। अब इस बिंदु की हमसे पूछ दी गई है एक्स अक्ष से दूरी, हो सकता हो प्रश्न में वाई अक्ष से दूरी पूछ दी जाए, तब क्या करोगे? जब एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तब क्या करोगे? सबसे पहले उसे देखो। अब देखो ये बिंदु जो दे रखा है इसका क्या है, इसके जो निर्देशांक है वो है -3,4, ठीक है। एक्स ये -3 हमारा एक्स अक्ष का निर्देशांक है, ये 4 हमारा वाई अक्ष का निर्देशांक है, ठीक है। तो जब भी कभी आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको क्या करना है? वाई अक्ष का निर्देशांक बता देना है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं, यानी पॉजिटिव बताना है, अगर माइनस लगा तो माइनस को हटा देना है, ठीक है। जब आपसे वाई अक्ष का पूछे तो आपको एक्स अक्ष का बता देना है, वो भी पॉजिटिव है, जैसे यहाँ माइनस दे रखा है तो आपको माइनस से नहीं बताना है कि 3 होगी, 3 मात्रक होगी वाई अक्ष से दूरी। अब यहाँ पर हमसे पूछ दिया है एक्स अक्ष से दूरी, तो भाई साहब वाई अक्ष का फॉर्मूला, वाई अक्ष का मान कितना दे रखा है? 4। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4, यानी इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाई अक्ष का वही निर्देशांक हो जाएगा, बस इसमें आपको इकाई लगा देना है क्योंकि इसका मात्रक होता है। तो 4 इकाई एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछता वाई अक्ष से तो भाई हो जाती 3 इकाई, ठीक है। ये वाई अक्ष से है और ये एक्स अक्ष से है, समझ में आ गया ना। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वही बता रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले हैं, ऐसे अर्जी फर्जी क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। एक हमारे पास कोई एक वृत्त है, ठीक है, उसके ओ केंद्र की वृत्त, ठीक है, ओ केंद्र का कोई वृत्त है जिसमें पी क्यू और पी आर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और कोण क्यू पी आर 46 डिग्री दे रखा है, तो कोण क्यू ओ आर का मान आपको निकालना है। चलिए बात करेंगे किस प्रश्न की, कैसे आपको सॉल्व करना है 60 नंबर को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसके फिगर पर आप नजर डालिए, कुछ इस तरीके का ये फिगर है। अब इसमें सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। अब कोई हमने यहाँ पर एक गोला खींच दिया, अब इस पर हमने कोई 2 स्पर्श रेखा डाल दी और यहाँ पर कोई केंद्र है, तो अगर हम लोग देखें तो ये जो स्पर्श रेखा हमने डाली है, जब हम लोग इससे इसको मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का आपस में कोण बना लेती हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री आपस में दोनों कोण होते हैं, निश्चित इससे कोई नहीं बदल सकता। सेम वही चीज़ कि यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा और ये कोण भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमको कोण क्यू पी आर 46 डिग्री दे ही रखा था, हमको कोण क्यू ओ आर ये ज्ञात करना था। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बता दी कि दो वृत्त की जब स्पर्श रेखा, वृत्त पर जब कोई 2 स्पर्श रेखा डाली जाती हैं तो वो भाई साहब लंबवत होती हैं, ठीक है। जैसे कि डी क्यू जो है, जैसे कि डी क्यू, ये देखो जैसे कि ये डी क्यू जो है ना, ये पी क्यू पर लंब है, ठीक है। ये डी क्यू ये पी क्यू पर लंब है और ये ओ आर जो है ना, ये पी आर, ये ओ आर जो है ना, ये पी आर पर लंब है, ठीक है। आ गया समझ पर? ओ आर जो है ना, मतलब ये जो ओ आर है ये इस पर लंब है, ये ओ क्यू जो है ये पी क्यू पर लंब है, ये जो ओ क्यू है ना, ये ओ क्यू, ये ओ क्यू, ये पी क्यू पर लंब है, कुछ इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो पी यू की 90 डिग्री, पी आर और 90 डिग्री, दोनों समझ में आ गए। अब समचतुर्भुज ले लेंगे। अब हम लोग समचतुर्भुज इसलिए लेंगे, चतुर्भुज इसलिए लेंगे क्योंकि देखो ये एक चतुर्भुज ही बन रहा है, ठीक है। ये कोई दूसरा आपका आकृति नहीं है, ये एक चतुर्भुज ही बन रहा है ना। तो ऐसे में चतुर्भुज में हमने ले लिया। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो प्रत्येक के मान को आपको पुट कर देना है, बस क्यू ओ आर जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसके मान को हमको छोड़ देना है, बाकी सारे के मान को आप पुट कर लोगे और कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आपका क्यू ओ आर का निकल के आ जाएगा 134 डिग्री, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, बात करने वाले हैं। तो
ऑप्शन देखोगे 134 डिग्री यानी सी वाला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका कुछ फिगर इस तरीके का आपको परीक्षा में बना हुआ इसका फिगर आपको देखने को मिलेगा। आपको अपनी तरफ से फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, इसका फिगर आपको बना हुआ एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता होती है। तो किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 होती है। प्रश्न को अच्छे से समझ लो, परीक्षा में पूछा जा सकता है, 100% आएगा, पूछा नहीं जा सकता है, आएगा, क्योंकि वही प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में एकदम आने वाले हैं। 18 नंबर, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो पासे को जब हम लोग एक बार फेंकते हैं ना, तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है, ठीक है। इसको समझ लो, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब ये वाला प्रश्न देखो, 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। अभी हमने सम संख्याओं का समांतर माध्य देखा था, और आपको मैंने बता रहा हूँ विषम संख्याओं का समांतर माध्य। आपको इस क्वेश्चन को घर से करके लाना है, क्योंकि एक प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ विषम संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है। अब आपको सम संख्याओं का ये जो प्रश्न है घर से करके लाना है, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर हमारा अगला प्रश्न, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होती है। तो एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1/7। बिल्कुल आसान से प्रश्न थे, लास्ट के 3 से 4 जो आपके लगभग पूछे गए थे, कह सकते हो प्रायिकता चैप्टर से, ठीक है। तो वहाँ से ही सारे प्रश्न आपके रखे हुए हैं। अब इन सभी प्रश्नों को, जो भी मैंने 20 प्रश्न आपके लिए बताए हैं, इन सभी प्रश्नों को एक काम करिए, नोट कर लीजिए किसी कॉपी में, पतली कॉपी बना करके। 100% कह रहा हूँ कि इन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस करके चले जाना, आप एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो, ठीक है। फिलहाल बहुविकल्पी तो हो चुके, अब बात करेंगे 50 नंबर वाले उन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम में 2, 4, 6 नंबर के आते हैं। देखिए भाई, कंप्लीट पेपर बता रहे हैं, इसलिए आपको वर्णनात्मक प्रश्न भी बताएंगे, लेकिन केवल क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक आपको बताते चलेंगे। अब देखो, जैसे वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2-2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, जितने भी 2-2 नंबर वाले, फिर वो आएंगे, इसके बाद 4-4 नंबर वाले आएंगे, फिर इसके बाद 6 नंबर वाले आएंगे। तो भाई साहब, आप कोशिश ये करो, जो आपको प्रश्न आते हैं आप वो करके जाना। एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले आपको 6 नंबर के प्रश्न बताने वाला हूँ इस पेपर के। तो देखो कौन कौन से 6 नंबर के प्रश्न बताएंगे आपको। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर से स्टार्टिंग होती है पेपर के 6 नंबर वाले प्रश्नों की, ठीक है। और यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से। सबसे पहले देखो 6 नंबर का सबसे पहला प्रश्न देखो, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ इस तरीके की सारणी दे रखी होगी, इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ये आपका माध्यक से पूछा गया एक प्रश्न है, ठीक है। किससे? माध्यक से। 6 नंबर का प्रश्न आने वाला एग्जाम में, लिख के रख लो, लिख के 2025 में ये प्रश्न आपके परीक्षा में एकदम छपने वाला है, एकदम लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, ये प्रश्न आपके परीक्षा में एकदम छपने वाला है, ठीक है। बस क्या करना है, तैयार करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो हमारा अथवा में एक प्रश्न और आता है, ठीक है। अथवा में हमारा एक प्रश्न और आता है, तो उसको आप चाहो तो उसको कर सकते हो इसकी जगह पर। जैसे लिखा है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को, ठीक है, जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक की भी गणना कीजिए। अब ये प्रश्न भी आपका सांख्यिकी से है, ये प्रश्न भी आपका सांख्यिकी से है, दोनों प्रश्न है सांख्यिकी से। तो भाई साहब एक तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और इसका अभी सारणी मैं दिखाने वाला हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और बताऊँगा कैसे तैयार करना है। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो, इसका जो आप लोगों को सारणी है वो दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का सारणी इसका आता है ना। इस तरीके का सारणी आपको देखने को मिलेगा साथ में, ठीक है। अब देखो भाई साहब, प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे मिलना है। तो सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना, आपको इन फोटो को गूगल पर अपलोड कर देना है। इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पर जाना है और फोटो को अपलोड कर देना है। आपको सॉल्यूशन अनेक वेबसाइट द्वारा मिल जाएगा। बहुत सारी डॉबनट एप्लीकेशन होती है, वो दे देंगी, ठीक है। एलियन एप्लीकेशन आ गई, वो आपको दे देगी। विकिपीडिया जैसी बहुत सारी एप्लीकेशन आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। बेस्ट है कि आप डॉबनट से इन सभी क्वेश्चन को सीधा सर्च करके इनके आंसर को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो।
कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और विकास क्रमशः, ठीक है, ऊंचाई और विकास क्रमशः 2.1 मीटर है। देखो प्रश्न आप लोग पढ़ लेना ये वाला, ठीक है। दोनों प्रश्न मेंस्यूरेशन से हैं, दोनों के दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, है ना, और दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, दोनों जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं अगला लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जो कि देखो अब ये जो प्रश्न है ना, ये 5वां प्रश्न, ये पूछा गया है आपका द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण से। जैसे देखो 5वां नंबर, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म के निम्नलिखित समीकरण को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। ऐसा प्रश्न 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, जब पेपर हो बाद में देखना आप लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो जो आपने प्रश्न अभी जस्ट पढ़ा था ना, उसी का आप लोगों को समीकरण ये दे रखा है। ऐसा समीकरण का प्रश्न आएगा, इसको आपको रैखिक समीकरण युग्म बना करके सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सॉल्व करने में आपके हालत खस्ते हो जाते हैं। इसलिए प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, लगाने से पहले एक बार अच्छे समझ लेना, 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। कहाँ से करनी है तो डाउबनट से। सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? डाउबनट से। अथवा में अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो फिर मैंने एक और ले लिया है इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। गुणनखंड विधि क्या होती है सब कुछ पता चल जाएगा। क्वेश्चन एक बार सर्च कर लेना डाउबनट पर। इस प्रश्न को आपको एग्जाम में, इसको आपको डाउबनट पर इस प्रश्न को सर्च करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया। 6 नंबर के प्रश्न सारे समाप्त हो चुके हैं। अब बात करने वाले हैं 4 नंबर प्रश्न की, फिर बात करेंगे 2 नंबर वाले प्रश्नों की। तो देखिए भाई साहब, 2 नंबर वाले प्रश्न बाद में देखेंगे, 4 नंबर वाले प्रश्न पहले देखते हैं। देखो, किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। 6 प्रश्न आते हैं जिनमें से केवल 5 करने होते हैं। सबसे पहला देखो प्रश्न है ये, दूसरा प्रश्न आपका ये, तीसरा प्रश्न आपका ये, चौथा ये, 5वां ये। सभी को जल्दी से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समझाने में बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। इसलिए इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम से पहले इन्हीं को पढ़ के चले जाना, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद मैं बात करूंगा 2-2 नंबर वाले प्रश्नों की। तो चलिए 2-2 नंबर वाले प्रश्न को अगर मैं बताऊं तो एक लाइन में ये कहूंगा कि ये प्रश्न जो आपके होते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। जैसे पहला चैप्टर द्विघात समीकरण से पूछ लिया गया, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये m दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? सब कुछ आपको पता चल जाएगा जब आप डाउबनट पर इस प्रश्न को सर्च मारोगे एक बार, ठीक है। आगे और प्रश्न है, उनको देखते हैं। यहाँ पर एक बात और कि सभी खंडों को आपको हल करना रहता है, ठीक है। वहीं आपके 4 नंबर वाले प्रश्न में 6 दिए रखे होते, 5 करने होते हैं, ठीक है। सभी में अलग अलग चीज़ें होती। चलिए 2-2 नंबर वाले प्रश्न आपको दिख रहे होंगे ना। अब देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सभी प्रश्नों को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और एक काम करो, एक एक करके सभी प्रश्न को एग्जाम से पहले समझना है 3 बार, यानी एक बार समझना है, ठीक है। 3 बार उस क्वेश्चन की आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लेनी है। एक बार तो अच्छे से आपको समझ लेना है, फिर बता दे रहा हूँ, है ना। 3 बार उस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, बस इतना काम करना है। ये सारी भी प्रश्न आप देख लो, सभी का स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। 2-2 नंबर वाले सभी प्रश्न हैं ये, ठीक है। देखो, द्विघात समीकरण दे रखा है यहाँ पर, इसका हल करना है। के का मान ज्ञात करना है, एक ये कुछ आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर cos a बराबर √3/2 दे रखा है, sin 2a का मान ज्ञात करना है। एक पेज को एक बार फेंका जाता है ना, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से सारे प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं भाई साहब जो प्रश्न आपको बताए हैं, जो पेपर आपको बताया है, ये पेपर अगर आप तैयार करके जाते हो एग्जाम से पहले 20 नंबर के क्वेश्चन प्लस 50 नंबर के क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और 70 में 60+ नंबर ईजिली आप इस पेपर को केवल पढ़ के ला सकते हो। पूरा प्रश्न मैंने बताया कहाँ कैसे आपको देखना है, बहुविकल्पी तो मैंने सॉल्व करके बताया, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आई लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।